नमस्कार, आपके पसंदीदा कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम आपको दुनिया भर की खास खबरें दिखाएंगे। अगले आधे घंटे में अमेरिका में चुनावों के बाद अब वादों पर अमल की बारी है और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। तो अब फ्रांस पर भी चढ़ने लगा है चुनावी रंग। वहीं पाकिस्तान को मिलेगा नया सेना प्रमुख। तो आपको दिखाएंगे कि तुर्की में लोग सड़कों पर क्यों उतरे और साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे 7 साल की एक छोटी सी बच्ची ट्विटर के जरिए लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा होंगी विश्व भर में सुर्खियां बटोरने वाली कई अहम खबरें। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 100 दिन में अहम चुनावी वादे को पूरा करने का दिया भरोसा। कहा, सत्ता संभालने के अगले दिन टीपीपी समझौते से वापस हटेगा अमेरिका। हिलरी ईमेल जांच, जलवायु परिवर्तन समझौते पर यू टर्न लेने के दिए संकेत। तुर्की में जनता के दबाव के बाद बलात्कार संबंधी विवादास्पद विधेयक सरकार ने लिया वापस। संसदीय समिति ने भी विधेयक को किया खारिज। महिला अधिकारों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को बनाया देश का नया सेना अध्यक्ष। 29 नवंबर को जनरल राहिल शरीफ हो रहे हैं सेवानिवृत्त। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी कर रहे हैं इस्तीफे की मांग। विपक्ष राष्ट्रपति के खिलाफ ला सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति के जनक पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का 90 वर्ष की आयु में निधन। दुनिया भर के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। क्यूबा में 9 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप शायद अपने सभी चुनावी वादों पर अमल ना करें। प्रचार के दौरान कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले ट्रंप ने कुछ मुद्दों को लेकर नर्म रुख के संकेत दिए हैं। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्र को दिए अपने पहले संदेश में प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने अपने सबसे विवादित चुनावी वादों पर चुप्पी साध ली है। अमेरिकी चुनाव के हैरान कर देने वाले नतीजे के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब वक्त है चुनावी वादों को पूरा करने का। प्रचार के दौरान कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने वाले ट्रंप ने कुछ मुद्दों को लेकर नर्म रुख के संकेत दिए हैं, लेकिन इमिग्रेशन, ट्रेड डील और डिफेंस नीति पर ट्रंप ने वादे के मुताबिक ही आगे बढ़ने की घोषणा की है। अमेरिका को महान बनाने का वादा याद दिलाते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभालने के बाद 100 दिन के अंदर अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जनता के सामने अपनी योजनाओं की रूपरेखा पेश की। अपने वीडियो संदेश में ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता देश में वर्क वीजा के दुरुपयोग का पता लगाना है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी को विनाशकारी बताते हुए ट्रंप ने इस ट्रेड समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। उन्होंने टीपीपी की जगह अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की है, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ऐसे समझौते से रोजगार और उद्योग को अमेरिका से बाहर जाने से रोका जा सकेगा। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्र को दिए गए पहले संदेश में प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने अपने सबसे विवादित चुनावी वादे पर चुप्पी साध ली। उन्होंने न तो मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के विषय में कोई बात कही और न ही मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के मुद्दे पर किसी नीति को उजागर किया। अमेरिका में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शुरू हुए ओबामा केयर प्रोग्राम पर भी कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन के कथित ईमेल स्कैंडल की जांच के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त करने का वादा किया था। उन्होंने इस चुनावी वादे पर भी यू टर्न ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते को खारिज करने के वादे को दोहराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए स्वच्छ हवा और साफ पानी की आपूर्ति बेहद अहम है और वो इस बारे में खुली सोच रखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कई रिपब्लिकन सदस्यों ने ट्रंप का जमकर विरोध किया था, लेकिन नए राष्ट्रपति के नए कैबिनेट में उन्हें शामिल किया जा रहा है। यानी प्रमुख पदों पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दी है जो वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका को धुरी मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के पद पर माइकल फ्लिन और संयुक्त राष्ट्र की नई दूत निकी हेली की नियुक्ति की घोषणा दिखाता है कि वो बदलते वक्त के साथ उन्हीं पारंपरिक मूल्यों पर चलने की सोच रहे हैं जिस पर अमेरिका अब तक चलता आया है। कोलंबिया में इस बार फार्क विद्रोहियों और कोलंबियाई सरकार ने एक संशोधित समझौता किया। हालांकि दोनों पक्षों ने सितंबर में भी एक समझौता किया था, लेकिन जनता ने 2 अक्टूबर को हुए जनमत संग्रह में इसे खारिज कर दिया था।
ताजा संशोधित समझौते में जनता के विचार और उम्मीदों को भी शामिल करने का दावा किया गया है। विपक्षी दलों ने नए समझौते का समर्थन तो किया है, लेकिन इसे सरकार की लीपापोती भी करार दिया है। कोलंबिया में शांति स्थापित करने के लिए यूं तो लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कभी राजनीतिक विरोधियों के चलते या फिर जनता के दबाव के कारण शांति समझौते को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन इस बार फार्क विद्रोहियों और कोलंबियाई सरकार ने एक संशोधित समझौता किया। हालांकि दोनों पक्षों ने सितंबर में भी एक समझौता किया था, लेकिन जनता ने 2 अक्टूबर को हुए जनमत संग्रह में समझौते को खारिज कर दिया था। लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। इस बार हुए संशोधित समझौते में जनता के सुझाव को शामिल करते हुए इसे कांग्रेस को भेज दिया है। हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि नए समझौते में कोलंबियाई लोगों के विचार और उम्मीदों को शामिल किया गया है। समझौते का कार्यान्वयन कांग्रेस की मंजूरी के तुरंत बाद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझौते के तहत ऐसी व्यवस्था विकसित होगी जिससे शांति की स्थापना होगी। बगोटा में हुए समझौते के विरोध में प्रदर्शन भी किए गए। पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबे ने सरकार से समझौते के उन मूल मसलों पर फिर से जनमत संग्रह कराने को कहा है जिन पर विवाद है। हम सरकार द्वारा किए समझौतों का स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कुछ मुद्दों पर दोबारा जनमत संग्रह कराना चाहिए था। सरकार के फैसले पर कोलंबियाई जनता ने सधी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है शांति की पहल अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों से आम नागरिक सहमत नहीं है। कम से कम फार्क को अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए थी। कुछ समय तो उन्हें जेल में डालना था। हमारा भगवान पर विश्वास है। फार्क विद्रोहियों को ऐसे माफी देने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर भी मुझे शांति की उम्मीद है। फार्क कोलंबिया का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोही समूह है। मार्क्सवादी लेनिन की विचारधारा से प्रेरित फार्क विद्रोही समूह ने कोलंबिया के छोटे किसानों और श्रमिकों को जोड़कर असमानता के खिलाफ जंग छेड़ रखा था। गृह युद्ध के दौरान विद्रोही गुट के कई गुरिल्ला सैनिक और कमांडर मारे गए। माना जा रहा है कि फार्क संगठन का वजूद कमजोर हो रहा था, जिसके चलते विद्रोही समूह के नेताओं ने समाज के मुख्य धारा में शामिल होने की पहल की। सूत्रों के मुताबिक 2002 में फार्क विद्रोही संगठन में 20,000 से अधिक गोरिल्ले थे, जबकि अब इनकी संख्या में खासी कमी आ गई है। दरअसल 1964 में कोलंबिया में सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत हुई। फार्क विद्रोहियों ने गृह युद्ध के दौरान करीब 2.5 लाख लोगों की हत्या कर दी। सशस्त्र संघर्ष में देश के लगभग 50,000 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। करीब 1 लाख लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। बोलीविया में इस समय सूखे का संकट है। चारों ओर पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा समस्या राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र में है। सरकार ने इस विकट स्थिति को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मदद के लिए सेना को बुलाया गया है। सरकार इस सूखे के पीछे वैश्विक तापमान को मान रही है। लोगों की लंबी कतारें, राहत की बाढ़ जोहती कतारें, शोर की कतारें, रोष की कतारें, ये तस्वीरें बद से बदतर होते हालातों की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। कुदरती मार झेल रहे ये लोग बोलीविया वासी हैं। कभी लोगों से गुलजार रहने वाली राजधानी की सड़कें इस वक्त राहत की बाट देखते लोगों से पटी पड़ी है। 25 साल बाद सूखा कुछ यूं आया है कि सरकार ने हालातों के आगे घुटने टेक दिए हैं और आपातकाल की घोषणा कर दी है। सरकारी आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 1,25,000 परिवारों को इस सूखे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है। संकट में मवेशी भी हैं, तो हालात के आगे मजबूर सरकार ने बीमारी और इन्फेक्शन की संभावनाओं को देखते हुए स्कूलों को भी बंद कर दिया है। लापाज की प्यास बुझाने वाले 3 बांध सूख गए हैं। हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तमाम कोशिशों के बावजूद लोग 2 हफ्ते से बिना पानी के जीने को मजबूर हैं। हमें पानी चाहिए, इसलिए हम यहाँ हैं। बिल्कुल पानी नहीं है। जितना भी पानी है वो गंदा है, पीने लायक नहीं है, बिल्कुल पीला हो गया है। इस घड़ी में कुछ लोगों का मानना है कि इन हालातों पर काबू पाया जा सकता था अगर वक्त रहते सरकार ने कदम उठाए होते। अब जरा सोचिए, अगर पानी के टैंक तेल ढोने का काम कर रहे थे तो इससे लोगों को पानी की दिक्कत होना पहले ही तय हो गया था। पानी की किल्लत से लोग बीमार हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा अब खुद अस्पताल भी बीमार नजर आ रहे हैं। संकट से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति ने फंड देने के लिए लोगों से आगे आने को कहा है ताकि पानी का इंतजाम किया जा सके। मदद के लिए सेना को भी लगाया गया है।
situación de emergencia nacional. देश के सामने इस समय सूखे का संकट है। पानी की कमी को देखते हुए मैं आपातकाल की घोषणा करता हूं। इस समय हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हम लोगों को राहत दे सकें। हमें सारे संसाधनों को लोगों को राहत देने के लिए काम में लगाने होंगे। También el gobierno nacional बोलीविया में पानी का ये संकट 1999 और 2004 में भी देखा जा चुका है, जिसके पीछे वजह थी पानी का कंट्रोल निजी हाथों में जाना। सरकार इस सूखे के पीछे वैश्विक तापमान को भी मान रही है। बढ़ते तापमान के कारण देश का एंडिन ग्लेशियर 30 से 50% पिघल चुका है। 1970 से हालात खराब होने शुरू हुए, जो अब इस गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ बुलंद आवाज के रूप में पहचान रखने वाले और क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति के जनक पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। फिदेल कास्त्रो काफी समय से बीमार चल रहे थे और 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत के दौरान ये कहते हुए विदाई ली थी कि उनकी मृत्यु नजदीक है। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा को अमेरिकी नीतियों और प्रभुत्व के खिलाफ एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के तमाम नेताओं ने फिदेल कास्त्रो के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के जरिए क्यूबा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाले पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो का निधन हो गया है। वो 90 वर्ष के थे। कास्त्रो शुरुआत से ही परिस्थितियों को नए नजरिए से देखते थे। गन्ने के खेतों में हैती के मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों ने फिदेल कास्त्रो को क्रांति की ओर खींचा। 1953 में तानाशाह बतिस्ता के खिलाफ उनके द्वारा शुरू हुई क्रांति असफल रही और उन्हें 15 साल की सजा देकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन 2 साल बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। छूटने के बाद वो अपने भाई राउल के साथ निर्वासन में मैक्सिको चले गए। यहीं रहकर उन्होंने चे गुवेरा के साथ मिलकर बतिस्ता के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई छेड़ दी। 1959 में उन्होंने बतिस्ता को खदेड़ दिया। इसी साल वो प्रधानमंत्री बने और क्यूबा में पश्चिमी गोलार्ध में पूंजीवादी देशों के बीच पहली कम्युनिस्ट सत्ता की नींव रखी। 1976 में वो क्यूबा के राष्ट्रपति बने। इसके बाद 2008 में खराब स्वास्थ्य के चलते वो इस पद से हट गए और अपने भाई राउल कास्त्रो को सत्ता सौंप दी। ब्रिटेन की महारानी और थाईलैंड के राजा के बाद फिदेल दुनिया के तीसरे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष थे जिसने सबसे लंबे वक्त तक राज किया। वो 1959 से 1976 तक प्रधानमंत्री और 1976 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। आधी शताब्दी तक क्यूबा पर सत्ता की कमान संभालने वाले फिदेल कास्त्रो को सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं में शामिल किया जाता है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत सेना को अमेरिका के खिलाफ अपनी सीमा में मिसाइल तैनात करने की मंजूरी देकर फिदेल कास्त्रो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए थे। हालांकि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की क्यूबा यात्रा से दोनों मुल्कों के बीच शीत युद्ध से खराब हुए रिश्तों में कुछ गर्माहट देखने को मिली। फिदेल कास्त्रो के कार्यकाल में क्यूबा के भारत के साथ रिश्ते हमेशा बेहतर रहे और उनके बाद भी दोनों मुल्कों के संबंध नई इबारत लिखते रहेंगे। तो फिदेल कास्त्रो के निधन से क्यूबा में शोक की लहर है, तो एशिया में पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और इराक तक सेना खबरों के केंद्र बिंदु में है। आइए देखते हैं आईना एशिया का। पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को अपना नया सेना प्रमुख चुन लिया है। वर्तमान सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। खास बात है कि जनरल शरीफ पिछले 20 साल में पाकिस्तान के पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जो निर्धारित सेवाकाल के बाद अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें कोई सेवा विस्तार नहीं मिला। खैर, बाजवा पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ होंगे। 1980 बैच के जावेद बाजवा का ताल्लुक पाकिस्तान के बलूच रेजिमेंट से है। माना जा रहा है कि कमर बाजवा को पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों की खासी समझ है, क्योंकि वे गिलगिट और बाल्टिस्तान में फोर्स कमांडर के पोस्ट पर भी रह चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान बलूचिस्तान में विद्रोहियों से संघर्ष कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बाजवा के सहारे वहां पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। एलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में सीरियाई सैनिकों के हमले में 5 बच्चों समेत कम से कम 32 नागरिकों की मौत हो गई। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने 24 नवंबर को कहा था कि मारे गए लोगों का हाल का आंकड़ा 15 नवंबर को पूर्वी एलेप्पो में शासन द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से सर्वाधिक है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि एलेप्पो में आतंकवादियों ने क्लोरीन और सफेद फास्फोरस जैसे विषाक्त रसायनों का इस्तेमाल किया था। इराक में शोमाली स्थित पेट्रोल पंप पर हुए आत्मघाती हमले में 100 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस हमले में मरने वाले ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त शोमाली के पेट्रोल पंप पर श्रद्धालुओं से भरी कम से कम 7 बसें खड़ी थीं। ये श्रद्धालु करबला से लौट रहे थे। बसों में ज्यादातर ईरान, बहरीन और इराक के श्रद्धालु थे। आतंकियों ने यह हमला गैस टैंकर में विस्फोट करके किया। इस बीच इराक के अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने मोसुल के पश्चिम में एक अहम सड़क को नियंत्रण में लेकर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को घेरने का दावा किया है। इराकी सेना मोसुल के पूर्वी इलाके की तरफ बढ़ रही है, जहां 5 से 6 हजार चरमपंथी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कंपकपाती ठंड के बीच करीब 13 लाख प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे से इस्तीफा देने और ऐसा नहीं करने पर महाभियोग का सामना करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पार्क ग्वेन हे को गिरफ्तार करो और पार्क को जेल में डालो जैसे नारे लगाते हुए कैंडल मार्च किया। प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कहा है कि वो अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का भी विकल्प है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और 2 छोटे विपक्षी पार्टियों ने भी उन्हें हटाने की वकालत की है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया कई महीने लंबी खिंच सकती है। पार्क का 5 साल का कार्यकाल फरवरी 2018 में खत्म होना है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैनिक उत्पीड़न के विरोध में दुनिया भर में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। इंडोनेशिया के लोगों ने राजधानी जकार्ता में म्यांमार दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर म्यांमार के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज उठाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देने की मांग की। दूतावास पर हुए इस अहिंसक प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक सफेद कपड़ों में सेव रोहिंग्या और स्टॉप मुस्लिम जिनोसाइड इन म्यांमार लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थी। रेप पर नए विवादास्पद कानून को लेकर तुर्की में बवाल मच गया। इस नए कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और जबरदस्त प्रदर्शन किया। जनता के विरोध को देखते हुए सरकार ने इस बिल को वापस लेकर इसे न्याय आयोग के पास समीक्षा के लिए भेज दिया। दरअसल इस बिल में प्रावधान था कि अगर नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा काट रहा कोई व्यक्ति पीड़ित से शादी करने को तैयार होता है तो उसे जेल से रिहा किया जा सकता है। राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने इस बिल को व्यापक सहमति के बाद ही दोबारा लाने की बात कही है। रेप, कानून और विवाद। पिछले कुछ दिन तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की सड़कें जोरदार प्रदर्शन की गवाह बनी हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए। कारण था उस फैसले का विरोध जिसमें रेप संबंधी एक विवादास्पद बिल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। विपक्ष और जनता के विरोध का पारा इतना बढ़ा कि सरकार को अपने कदम को पीछे खींचना पड़ा। विवादास्पद बिल को वापस ले लिया गया है। बिल के आलोचक इसे यौन अपराधों को जायज ठहराने वाला कदम बता रहे हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री ने बिल को न्याय आयोग के पास भेजते हुए इस पर फिर से विचार करने को कहा है। हालांकि सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए सफाई दी कि ये बिल बलात्कारियों को माफी देने के लिए नहीं है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने सभी पार्टियों से इस बिल पर सहमति बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि बिना व्यापक सहमति के विधेयक को दोबारा नहीं लाया जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों से भी अपना प्रस्ताव तैयार करने का आग्रह किया है। हम इस विधेयक पर सभी की सहमति का प्रयास करेंगे जिससे कि इस समस्या का सुखद समाधान निकल पाए। सरकार के विधेयक को वापस लेने के फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों का रुख नरम देखा जा रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि कुछ संशोधनों के बाद सरकार कहीं दोबारा इस विधेयक को पास न करा दे। बिल के वापस लेने से हमें खुशी है। इस बिल को जल्दी में लाया गया था और वापस लेकर आयोग को भेजा जाना संदेह पैदा करता है। एके पार्टी द्वारा लाए गए बिल पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ समय के लिए वापस लिया है। डर है कि कहीं दोबारा सदन में ये विधेयक न ले आएं। रिहाई के लिए शर्त ये रखी गई है कि यौन संबंध बनाते समय किसी बल या धमकी का प्रयोग न किया गया हो। लेकिन लोगों का मानना है कि इस बिल से न सिर्फ बलात्कार के मामलों में न्याय की राह मुश्किल होगी, बल्कि इससे बाल विवाहों को भी बढ़ावा मिलेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रचेप तैयब अर्दोआन ने यूरोपीय संघ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय संघ ने दबाव बनाया
तो वे हजारों प्रवासियों के लिए तुर्की के दरवाजे खोल देंगे ताकि वो यूरोप में दाखिल हो सके। अर्दोआन यूरोपीय संघ में तुर्की की सदस्यता को लेकर बातचीत पर रोक लगाने के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट में अबाध्यकारी मतदान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मार्च में हुए समझौते के तहत तुर्की को मदद, तुर्की के नागरिकों को यूरोप की वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने और यूरोपीय संघ में तुर्की की सदस्यता को लेकर बातचीत में तेजी लाने का वादा किया गया था। फ्रांस में मई 2017 में होने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता जनता के बीच वादे और मुद्दों के साथ पहुंचने लगे हैं। इस बार के चुनावों में खास होगा एक नई धुर दक्षिणपंथी नेता मेरिन ली पेन का तेजी से उभरना। सर्वेक्षणों का दौर जारी है। कुल मिलाकर चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए फ्रांसवा फिलॉन, मेरिन ली पेन और वर्तमान राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मई 2017 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर फ्रांस में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के दिग्गज जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के कद्दावर नेता निकोला सार्कोजी पहले दौर में पिछड़ते दिखे। वहीं पार्टी के दो पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा फिलॉन और एलेन जुपे प्राइमरी जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि सर्वे में फ्रांसवा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं फ्रांस में एक नई धुर दक्षिणपंथी नेता तेजी से उभर रही है, मेरीन ले पेन। राजनीतिक गहमागहमी के बीच मेरीन ले पेन मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद को कड़ी चुनौती दे रही हैं। नौकरी, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर बटे फ्रांस में मेरीन को एक नई आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल फ्रंट पार्टी की नेता मेरीन ले पेन के उदय को लेकर फ्रांस की पुरानी पार्टियां सशंकित हैं, क्योंकि सर्वे में फ्रांस की जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही है। मेरीन कई मंचों से फ्रांस को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने की वकालत कर चुकी हैं। उधर घटती लोकप्रियता के बावजूद सोशलिस्ट पार्टी के नेता और वर्तमान राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद एक बार फिर चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। कुल मिलाकर चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए फ्रांसवा फिलॉन, मेरीन ले पेन और वर्तमान राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बहरहाल चुनाव में पिछले साल देश में हुए आतंकी हमले, रोजगार का कम होना, धीमी विकास गति एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही हैं। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां नौकरी के नियमों में ढील देने की बातें कहकर लोगों को अपने पक्ष में कर रही हैं। तो आधुनिकीकरण, वेल्थ टैक्स, सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने से लेकर खर्च में कटौती और लेबर रिफॉर्म जैसे मुद्दे भी चुनाव में जनता के सामने होंगे। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट समर्थकों ने रैली निकालकर ईयू से अलग होने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग की है। संसद भवन के बाहर करीब 200 की संख्या में जमा ब्रेक्जिट समर्थकों ने पीएम टेरेसा मे से अनुच्छेद 50 के जरिए यूरोपीय संघ से अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। दिसंबर में ब्रिटेन की शीर्ष अदालत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करेगी। तो ये थी यूरोप की बात और अब नजर अफ्रीका नामा पर। मिस्र की अदालत ने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को मिली उम्र कैद की 2 सजाओं में से एक को रद्द कर दिया है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार मुर्सी की अपील की जीत हुई है। पिछले सप्ताह इसी अदालत ने वर्ष 2011 में जेल तोड़ने और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामले में मुर्सी को मिली फांसी की सजा को पलट दिया था। मुर्सी और उनके समर्थकों से जुड़े मामलों को देख रही अदालतों को संयुक्त राष्ट्र, पश्चिमी देशों की सरकारों और मानवाधिकार संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में विरोधी सशस्त्र समूहों के बीच हुए संघर्ष का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जातीय समूह फुलानी को चेतावनी दी है। यूएन ने कहा है कि विरोधियों के बीच हुए इस संघर्ष में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और हजारों नागरिक विस्थापित हो गए। बंगुई से 400 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित ब्रिया शहर में सोमवार को पूर्व सेलेका मुस्लिम विद्रोही समूह के विरोधी धड़ों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। युद्धग्रस्त सीरिया में महज 7 साल की एक बच्ची दुनिया को मानवता का संदेश दे रही है। इसके लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। अपने संदेशों के जरिए यह मासूम दुनिया के सामने सीरिया की सूरत हाल बयां करती है। इन संदेशों में देश की दशा का दर्द भी है और मदद की गुहार भी है। बाना अलाबेद उदास है, निराश है। आंखों में उदासी इसलिए भी है क्योंकि बाना ने जब दुनिया में कदम रखा तो उसने बेहद थका और बदहवास सीरिया देखा। खेलने की इस उम्र में बाना को गलियों में जहां चहल पहल और बच्चों का शोर सुनाई देना चाहिए था,
उसे सूनी गलियों में खंडहर दिख रहा है, या फिर लड़ाकू विमान की गड़गड़ाहट या तोप के गोलों के धमाके सुनाई देते हैं। यानी सिर्फ 7 साल की उम्र में ही बाना के चेहरे पर खेलने का सपना चकनाचूर होने का गम देखा जा सकता है। खैर, बचपन को पीछे छोड़ बाना ने यहाँ के लोगों की मुसीबतों का हल ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। दुनिया को यहाँ की मुश्किलों से रूबरू कराने का बीड़ा उठाया। अलाबेद हर रोज जख्मी हो रहे अलेप्पो का सूरत हाल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए दुनिया तक पहुँचा रही है, ताकि तंग और जख्मी अलेप्पो में समय पर मदद पहुँच सके। इस काम में उसकी माँ फातिमा हर कदम पर उसके साथ रहती है। दुनिया भर से 90,000 लोग बाना अलाबेद को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अपने ट्वीट में बाना अलेप्पो शहर पर बमबारी रोकने की अपील करती दिखती है। विद्रोहियों के कब्जे वाले अलेप्पो में रहने वाली बाना हैरी पॉटर सीरीज के लेखक जेके रोलिंग की बहुत बड़ी फैन है। दोनों की दोस्ती इतनी अटूट है कि जेके रोलिंग इंटरनेट के जरिए अपनी किताबें बाना को भेजती हैं। खंडहर में तब्दील हो चुका अलेप्पो विद्रोहियों के जुल्म सितम सहने को विवश है, या फिर यहाँ के लोगों को सीरियाई सैनिकों और गठबंधन सेना की बमबारी से जूझना पड़ रहा है। सीरिया में जारी संघर्ष के बीच यहाँ के बच्चे किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, ये व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी बाना जैसी बच्ची ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसे उम्मीद है कि सोशल मीडिया से भेजे जाने वाले उसके संदेशों पर कभी न कभी दुनिया गौर करेगी, जिससे यहाँ के लोगों की राहें आसान होंगी। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और चलते चलते हम आपको लिए चलते हैं डेनमार्क, जहां क्रिसमस से पहले की तैयारियां की जा रही हैं। संगीत और नृत्य समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप उठाइए इन झलकियों का लुत्फ और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।